हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव क्लास फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज की क्लास में जैसा कि हमने बेटा डिसाइड किया था, हम एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट का एक छोटा सा रिकैप लेंगे और कल की क्लास में उसका हम एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन करेंगे। सही, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में जो कि हम रिकैप लेने जा रहे हैं, हम पहले ऑडिट रिपोर्ट को समझते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। कि जो सारा काम ऑडिट में चल रहा होता है, सारा काम हम ऑडिट में करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करते हैं, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। तो सारा ये काम अल्टीमेटली होता किस चीज के लिए? एक डॉक्यूमेंट के लिए। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। जिसमें आपका एक ओपिनियन होता है कि जो सारा काम ऑडिटर ने किया है उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है। शेयर होल्डर्स के लिए या जो इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए अल्टीमेट जो एक रिजल्ट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट की सूरत में होता है, जिसमें उनके काम की चीजें होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें, ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हम लेक्चर्स में डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं उसके जो की पैराग्राफ्स होते हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कैम पैरा। ठीक है जी। की ऑडिट मैटर्स, ठीक, कैम पैरा। अब इसको किस तरह समझे, कैम पैरा होता क्या है, सही, क्या क्या चीजें से इंक्लूडेड होती है, इसको इस तरह ले लें बेटा। कि आप सपोज करें कि आप एक ट्रिप पे गए हैं। आप एक नारायण कागान की, नॉर्दर्न पाकिस्तान की, या अपने जिस भी कंट्री में आप हैं वहां पे एक अच्छी साइट पे आप ट्रिप पे गए हैं। तो ट्रिप पे जाते हुए आपको कुछ ज़ाहिर मुश्किलात भी फेस आती है, ट्रिप हमेशा स्मूथ नहीं जाती, कुछ हर्डल्स आती ही हैं। और आप ट्रिप से आप वापस आए कंप्लीट करने के बाद आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि यार मैं वहाँ नारायण कागान की या नीलम वैली की ट्रिप पे गया था, तो रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम आए, टायर पंचर हो गया, ये प्रॉब्लम आए। तो सारी चीजें, सारी जो सिग्निफिकेंट चीजें उस ट्रिप पे होती हैं, मैं वहां गया, वहां का नज़ारा बहुत अच्छा था। ठीक है, सारी जो ट्रिप की जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो आप अपने दोस्त को बता रहे हैं। सिमिलरली कैम पैरा को भी इसी तरह आप करें कि यार ऑडिट के एक्सपीरियंस के दौरान आपको जो सारी चीजें मुश्किल पेश आती हैं, जो सारी चीजें आप देखते हैं कि यार यहाँ पे मुझे जो है मसला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मसला है, यहाँ पे जो है ये चीजें सही नहीं थी, वो चीजें मैंने सही कराई। तो क्या क्या आपको मसला पेश आया, क्या क्या आपको टेक्निकलिटीज पेश आई, और आपने किस तरह उसको हल किया, ठीक है, वो आप डिस्क्राइब करते हैं। तो उन्हें कहा जाता है की ऑडिट मैटर्स, कि क्या चीजें आपको पेश आई, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और किस तरह आपने उनको सॉल्व किया। बेसिकली अगर शॉर्ट लाइन में आपको डिस्क्राइब करना हो कि कैम है क्या, तो यही है कि क्या ऑडिट के सिग्निफिकेंट मैटर्स थे और आपने उसको किस तरह डील किया, किस तरह आइडेंटिफाई किया, किस तरह सॉल्व किया, ये सारी चीजें कैम में आती हैं। अब थोड़ा सा आप नोट्स की तरफ देखें, व्हाट इज इट देखें। Cams are the most are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements. See, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, जो आपने देखे, जो आपने नोटिस किए, वो कैम में आते हैं। When it is used रिक्वायर्ड इन ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटीज में कैम लाजमी होता है। ज़ाहिर है ऑडिट स्मूथ हमेशा होता ही नहीं, कोई ना कोई आपके पास एक सिग्निफिकेंस वाले मैटर होते ही हैं, लाजमी होते हैं। आगे देखें, कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड वॉलंटरीली और बाय लॉ रेगुलेशन फॉर नॉन लिस्टेड एंटिटीज। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं वहां पे कैम की रिक्वायरमेंट नहीं होती नॉन लिस्टेड एंटिटीज के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो वॉलंटरीली कैम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। आगे देखें, based on areas of higher assessed risk, significant judgment और major audit efforts, जहां सबसे ज्यादा आपके ऑडिट एफर्ट्स लगे, जहां आपने अपनी जजमेंट का इस्तेमाल किया, वो मैटर्स आप बताएंगे यहां पर। ठीक है। पोजीशन इन ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट में कहां आता है, कहां पोजीशन होता है, देखें। आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के फौरन बाद आता है। ठीक है जी। आगे देखें, बिफोर द सेक्शंस ऑन अदर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। अदर लीगल रिक्वायरमेंट, अदर इंफॉर्मेशन वाले जो सेक्शन है उनसे पहले, और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के बिल्कुल बाद में आता है। तो ये होती है कैम की एक पोजीशन, ये होता है कैम का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अगले पैराग्राफ की तरफ आए, ये पैराग्राफ है अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। अब ये क्या होता है इसको भी समझे। देखिए, फाइनेंशियल से हटके, फाइनेंशियल डेटा से हटके कुछ और भी चीजें होती है ना ऑडिट रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में क्या होती हैं, जिसमें डायरेक्टर अपने चीजें, डायरेक्टर के मैसेज वगैरह होते हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट कुछ अपने कमेंट्स डालती है कि इस साल जो है हमने इतना ग्रो किया, या इतने प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, ये सारी चीजें हमने बताई, ये सारी चीजें वो बताते हैं इसमें आपको। तो इसका ऑडिटर से क्या ताल्लुक, नॉन फाइनेंशियल डेटा से ऑडिटर का क्या ताल्लुक? बेटा ताल्लुक होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर उसको भी रिव्यू करता है कि यार जो अदर इंफॉर्मेशन ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्या वो मिसस्टेटेड तो नहीं है, क्या फाइनेंशियल्स अलग जो है पिक्चर शो कर रहे हैं, और मैनेजमेंट जो अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, जो अपना डेटा वहां पर डाल दिए, क्या वो एक अलग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो पेश नहीं कर रहे।
तो इसको भी ऑडिटर एक बार व्यू कर लेता है, ठीक है, कि वो मटीरियली मिसस्टेटेड ना हो, कि फाइनेंशियल्स कुछ और पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं और मैनेजमेंट जो है अदर इंफॉर्मेशन में बहुत ही एक पॉजिटिव पिक्चर जो है पेंट करके दिखा रही है स्टेक होल्डर्स को। तो ये चीज भी ऑडिटर के लिए जरूरी होती है। ठीक है जी, देखें नोट्स की तरफ क्या कह रहे हैं आपसे। दिस पैराग्राफ रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑन द एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट, e.g. डायरेक्टर सपोर्ट और मैनेजमेंट डिस्कशंस, एक्सक्लूडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके यहाँ पर बात हो रही होती है। व्हेन इट इज यूज्ड, always included when the auditor has obtained or expects to obtain the other information required under ISA 720। ISA 720 की रिक्वायरमेंट है बेटा ये। और देखें, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट इफ द अदर इंफॉर्मेशन इज मटीरियली मिसस्टेटेड। अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीजें लिख रही है जिससे शेयर होल्डर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका व्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, उनका व्यू चेंज हो सकता है, उनकी राय चेंज हो सकती है, तो यहाँ पर ऑडिटर को ये चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि आप जो अदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही। अब आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल दें। अब आप देख रहे हैं कि नंबर्स में आपको मिनिमल ग्रोथ नजर आ रही है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में आपको मिनिमल कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन कंपनी कह रही है अदर इंफॉर्मेशन में कि हमने सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है, बहुत ज्यादा ग्रो किया है, मतलब पिछले साल से कंपेयर करें तो डबल ट्रिपल ग्रो किया है। तो ये बात तो मिसलीडिंग है, ये बात मिसलीडिंग है, नंबर्स इसको बैकअप नहीं कर रहे, तो ऑडिटर इसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है जी, ये था आपका अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। अब तक क्लियर है यहाँ पर? कोई इशू यहाँ पर? कोई इशू तो बताएं यहाँ पर जी। क्लियर है, ओके। अच्छा, इसकी पोजीशन देखें, ऑडिट रिपोर्ट में पोजीशन क्या होती है? टिपिकली प्लेस्ड आफ्टर द की ऑडिट मैटर्स। सही, कैम के बाद ही ये आ रहा होता है। बिफोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। सही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले कॉलम से पहले और कैम के बाद आता है। ठीक है जी, जहां आपका कैम है और यहाँ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले अदर सेक्शन है ना, उसके बीच में ये पोजीशन होता है इस साइड पे। ठीक है जी, आगे आए। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। ये पैराग्राफ कब आता है? जब आप इस बात को वाजह कर चुके हो कि यार आपकी अब जो कंपनी है ये बंद होने के करीब है। बंद होने के करीब मतलब बिजनेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न्स के इशू हैं। गोइंग कंसर्न्स मतलब क्या, कि कंपनी फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर ऑपरेट करने के काबिल नहीं रही है, 12 महीने, अगले 12 महीने ऑपरेट करने के काबिल नहीं रही है। तो ऐसा कोई कंसर्न अगर आता है आपके पास, ऐसी कोई चीज होती है और उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया जाता है, सवाल पे वर्ड पे गौर करिएगा, प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया जाता है, तो यहां पर एक अनसर्टेनिटी पैरा आता है। मतलब कंपनी को पता है कि वो भी गोइंग कंसर्न नहीं रहे और उसको वो प्रॉपरली डिस्क्लोज कर देती है, तो ये पैराग्राफ आता है जिसमें ऑडिटर स्टेक होल्डर्स और जो भी इसके व्यूअर्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के, उनको क्या करता है, उनको बताता है कि यार यहाँ पर गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं और यहाँ पर इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है फला फला नोट्स में। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ का काम होता है। इसको देखिए क्या है, it draws attention to a material uncertainty related to events or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। जैसे कि बहुत बड़ा कोई आपका लॉस हो गया, सही है, आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा, आप जो बिजनेस करते हैं उसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप गोइंग कंसर्न के इशू में आ चुके हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ऑडिटर उस मसले की तरफ हाईलाइट करता है इस पैराग्राफ में। When it is used, when such an uncertainty exists and is adequately disclosed in the financial statement। जब ऐसी अनसर्टेनिटी होती है और उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज भी किया गया होता है तब ये पैराग्राफ आता है। ठीक है जी, द ओपिनियन रिमेन्स अनमॉडिफाइड बट द अनसर्टेनिटी इज सिग्निफिकेंट। ओपिनियन से जो है अनमॉडिफाइड रहता है। अनमॉडिफाइड क्यों रहता है बेटा, आप कहेंगे यार कंपनी चलने नहीं वाली, अनमॉडिफाइड क्यों रहेगा? तो जरा ध्यान से सोचें, हम जो है मॉडिफाइड ओपिनियन तब देते हैं जब फाइनेंशियल हम कहते हैं कि यार ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे। अब जब कंपनी को ये इशू है कि उसको डाउट है कि अगले 12 महीने में ये ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, अगले 12 महीने में ये बंद हो सकती है, और उसने इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है, फाइनेंशियल से बता दिया है कि हमारे पास गोइंग कंसर्न के इशू आ रहे हैं, तो उसने तो अपना काम पूरा किया है ना। तो फिर जैसी भी पोजीशन आ रही है लेकिन वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है आपको, तो ओपिनियन जो है वो अनमॉडिफाइड रहेगा। ठीक है, आगे नॉट टू बी कंफ्यूज विद द क्वालिफाइड ओपिनियन, दिस पैराग्राफ इज ओनली यूज्ड व्हेन डिस्क्लोजर्स आर एडवोकेट। ठीक है जी,
अगर ऐसा कभी मसला हो कि यार गोइंग कंसर्न का इशू आपको सामने नजर आ रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो आप एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। सही, तो आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, नहीं तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही रहेगा। सही है जी। पोजीशन देखिए इसकी ऑडिट रिपोर्ट में, पोजीशन क्या होती है? इमीडिएटली आफ्टर द बेसिस ऑफ फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है जी। बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के फौरन बाद अगर एप्लीकेबल होता है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन के फौरन बाद, कैम से पहले, ये पोजीशन कर दिया जाता है। ठीक है जी। बिफोर कैम अदर इंफॉर्मेशन एंड एम्फेसाइसिस ऑफ मैटर इफ एप्लीकेबल। अच्छा जी। अब इसी से हमारे पास एक अगले पैराग्राफ की शक्ल सामने आ गई। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक तो देखिए सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं जो आप कैम में ऑलरेडी बता चुके होते हैं। एक सिग्निफिकेंट चीजें आप कैम में ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि हमने इस कंपनी का ऑडिट किया, हमें ये चीजें चैलेंजेस आए, हमें ये चैलेंजेस आए, हमें ये जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ी, उसका हमने ये सॉल्यूशन बताया। अब उसके अलावा जो मसले होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं, उसको आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते हो। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? जैसे कि आप इमेजिन कर लें कि सब्सिक्वेंट इवेंट में, मतलब एयर के बाद, कोई मेजर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा नहीं ये? तो आप इसको डिस्क्लोज करेंगे एम्फेसाइसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। और क्या हो सकता है? और सोचें, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको इंप्लीमेंट करने जा रही है, तो उन्होंने डिस्क्लोजर्स में डाला होगा ये। तो ऑडिटर क्या करेगा, ईओएम पैरा में उस डिस्क्लोजर की तरफ पब्लिक की अटेंशन लेके जाएगा कि ये चीज भी यहां होने वाली है। या कोई मेजर केस हो गया है, इंपॉर्टेंट है ना, मेजर केस हो गया है। अब मेजर केस का जो है जिक्र अक्सर कैम में नहीं होता, बल्कि कैम में नहीं होता, उसको आप कहां डिफाइन करोगे? इंपॉर्टेंट मैटर है ना, कहां डिफाइन करोगे? उसको आप डिफाइन करोगे एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। ठीक है जी। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही होती हैं अदर देन कैम। ठीक है जी। अब इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कैम का और एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ का मटेरियल दोनों का अलग होता है, दोनों में आप अलग बातें लिखते हैं, दोनों में सेम बातें नहीं लिख सकते। ठीक है जी। इसकी देखें, यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। क्या कह रहा है आपसे? इसमें ये कह रहा है कि उन मैटर्स की तरफ आप अटेंशन लेके जाते हो, उन मैटर्स की तरफ पॉइंट आउट करते हो जो कि यूजर्स के लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। when it is used when the auditors believe that a particular matter is so important that it should be emphasized। ठीक है जी। जब ऑडिटर को लगे कि यार ये मैटर को बताना, ये मैटर की तरफ अटेंशन लेके जाना इतना इंपॉर्टेंट है, तब वो यहां पर इस पैराग्राफ में उस मैटर की तरफ अटेंशन ले जाता है, हाईलाइट कर देता है कि फला जो नोट्स है, फला जो डिस्क्लोजर है, उसके नोट नंबर 23 में ये बात लिखी हुई है, जो कि मुझे लगता है एज एन ऑडिटर, मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में, कि यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजर्स के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके उसको व्यू कर लें। तो इस तरीके की चीजें होती हैं इस पैराग्राफ में। ठीक है जी। आगे देखें, एग्जाम्पल क्या होती है इसकी। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेजर लिटिगेशन, कोई बड़ा केस आ गया, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कोई नया, जैसे नया आपका स्टैंडर्ड से IFRS 18 आ रहा है, उसको कोई अर्ली अडॉप्ट कर रहा है, उसको किसी ने अगर 2024 में 2025 में अडॉप्ट कर लिया है, तो क्या है बेटा, ये ईओएम वाला है ना, पर ईओएम का पार्ट बनेगा ये। आगे देखें, पोजीशन इन ऑडिट रिपोर्ट, कहाँ पोजीशन होता है? इमीडिएटली आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन बिफोर कैम, टाइटल इज ऑलवेज एम्फेसाइसिस ऑफ मैटर। इसका टाइटल चेंज नहीं होता। सही है। बेसिस पैरा और ओपिनियन वाला पैरा का टाइटल चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन। ठीक है, लेकिन इसका टाइटल कभी चेंज नहीं होता। क्लियर है? तो ये चार पैराग्राफ थे बेटा, चार पैराग्राफ थे जो कि सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। इन चार पैराग्राफ में अगर किसी को कोई मसला, कोई चीज पूछनी हो अभी, तो राइट नाउ इज द टाइम। जी, कोई सवाल किसी का बेटा अब तक? जी अहमद, कोई चीज क्लियर ना हो बेटा जल्दी बताएं। नहीं बेटा, कैम तो होता है हमेशा, कैम हमेशा होता है, कैम हमेशा होता है। भले ही आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट ना कर रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसे मसले तो होते होंगे ना ऑडिट में, क्या जिसको डिस्क्राइब करना जरूरी है। कैम हमेशा होगा आपका। कैम वॉलंटरीली भी ऑडिट रिपोर्ट्स डालती हैं, भले रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन वॉलंटरी भी जो ऐसे इदारे होते हैं, प्राइवेट इदारे होते हैं, उसमें होता है। ठीक है जी। चले, क्लियर है? चले आगे देखते हैं बेटा। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स
ऑफ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियंस। ठीक है जी। मॉडिफाइड ओपिनियंस की कितनी टाइप्स होती हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। हमने ये अपने जो इनिशियल लेक्चर्स थे उसमें भी डिस्कस किया है। थोड़ा सा इसको भी हम ओवरव्यू करते हैं। ठीक है जी। ऑडिटर्स में इशू थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियंस व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट क्वालिफिकेशंस। ठीक है जी। किस तरह के होते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या? एक्सेप्ट फॉर वाला। एक्सेप्ट फॉर वाला ओपिनियन क्या? कि यार किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब गड़बड़ होगी ना, जैसे कि आप सपोज कर ले कि रिसीवेबल साइड में गड़बड़ है, तो ऑडिटर क्या ओपिनियन पास करेगा कि एक्सेप्ट फॉर द रिसीवेबल सेक्शन एवरीथिंग एल्स इज ट्रू एंड फेयर। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के बाकी सारी चीजें वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं, तो वहां पर आता है आपका एक्सेप्ट फॉर वाला ओपिनियन। उसके बाद आप देखें एडवर्स ओपिनियन, जो कि क्या होता है? टोटल रिजेक्शन। जब आपके फाइनेंशियल्स के मल्टीपल एरियाज जो हैं अफेक्ट होते हैं, पूरी फाइनेंशियल्स ही जो है अफेक्ट है, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही, तब आप क्या करते हैं बेटा? तब आप प्रेजेंट करते हैं एक एडवर्स ओपिनियन। ठीक है जी। कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। कि भाई इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल्स डस नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है जी। ये हो गया आपका एडवर्स ओपिनियन। तीसरा क्या है और सबसे खतरनाक यहां पर होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसका क्या मतलब है कि आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं, मतलब आप कोई राय ही नहीं दे रहे। कोई राय नहीं दे रहे मतलब कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना एविडेंस था ही नहीं, आपके पास इतना डाटा ही नहीं था कि जिसकी बेसिस पे आप ये कह सके कि ये बात सही है या गलत है। अब आप मुझसे कोई पूछता है, आप लोगों में से कोई मुझसे पूछता है कि यार अहमद सईद जो हमारे स्टूडेंट है वो कैसे स्टूडेंट है। अब चूंकि मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, वो क्लास में लिमिटेड आते हैं, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो अच्छे स्टूडेंट है कि बुरे स्टूडेंट है। तो मेरे पास ओपिनियन देने के लिए मेरे पास कोई वो ही नहीं है, डेटा ही नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं ओपिनियन दूं, तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूंगा। ठीक है। चले आए, आगे आए। व्हाट्स द केस इफ फाइनेंशियल्स आर मिसस्टेटेड। बच्चों का सवाल आता है कि यार क्या होगा कि अगर फाइनेंशियल्स मिसस्टेटेड हो, तो कौन सा ओपिनियन आएगा? देखें, if financials are materially misstated then qualified opinion is provided। ठीक है जी। क्या होता है बेटा? क्वालिफाइड ओपिनियन आता है कि यार मटीरियली कोई एरिया अगर मिसस्टेटेड है तो क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाता है। उसके बाद देखें, इफ द मिसस्टेटमेंट इज मटीरियल प्लस परवेजिव। परवेजिव का क्या मतलब है? परवेजिव मतलब इतना इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि पूरी फाइनेंशियल्स ही अफेक्ट हो गई हैं, तो क्या होगा? या तो एडवर्स ओपिनियन आएगा भाई। क्या आएगा? यहां आएगा एडवर्स ओपिनियन। अगर मसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरी फाइनेंशियल ही अफेक्ट हुई है, तो क्या होगा बेटा? एडवर्स ओपिनियन होगा। अगर कुछ छोटा सा एरिया लेकिन मटेरियल एरिया अगर मिसस्टेटेड है, तो आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है जी। क्लियर है? आ गए हैं भाई। व्हाट्स द केस इफ ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो हमने अभी पढ़ा, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता और मामला अगर मटेरियल है, मटेरियल प्लस परवेजिव, परवेजिव मतलब बहुत बड़ा, परवेजिव मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पूरी फाइनेंशियल्स को ही अफेक्ट कर रहा है, पूरी फाइनेंशियल्स ही उसके जब्त में आ रही हैं, तो है क्या? फिर क्या होगा? फिर डिस्क्लेमर आ जाएगा। फिर क्या आएगा? फिर आएगा डिस्क्लेमर। सो इज दिस क्लियर बेटा? ओपिनियन के मामले में आप क्लियर है कि कौन सा ओपिनियन कब इस्तेमाल होता है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन इज दिस? अच्छा, अहमद बुरा मान गए हैं, कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा अब क्लास में, सर बोलते हैं। जी बेटा, यहाँ पे कोई इशू? अच्छा जी, क्लियर है। थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अच्छा जी, अब ये जो एरिया ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट इम्पोज स्कोप लिमिटेशंस। काफी बार ऐसा होता है बेटा, काफी बार ऐसा होता है। अब प्रैक्टिकली भी होता है, अगर आपके कोई आप में से कोई अगर ऑडिट की फील्ड में जाएगा तो प्रैक्टिकली देखेगा कि काफी बार मैनेजमेंट जो है ना लिमिटेड डेटा दे रही होती है। जो चीज आपको चाहिए होता है कि यार हमें अगर इस चीज का ऑडिट करना है, फाइनेंशियल का ऑडिट करना है, तो पूरा डेटा आपको नहीं दे रही, कुछ चीजें आपसे छुपा रही है, कुछ लिमिटेड चीजें दे रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि यार हमें जो है पूरे साल की बैंक रिकन्सिलेशन दें, वो आपको 6 महीने की दे रही है। तो ये क्या कह रही है बेटा? ये लिमिटेशंस आ रही हैं। ये क्या आ रही है बेटा? लिमिटेशंस आ रही हैं जो कि मैनेजमेंट इम्पोज कर रही है। आप कह रहे हैं कि यार हमसे बात करें, हमें इसका बैकग्राउंड समझाएं, वो कह रहे हैं यार अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप देख लें डॉक्यूमेंट्स में देख लें। आप कह रहे हैं कि हमें ये एविडेंस दें, वो आपको बातें घुमा रही है, एविडेंस नहीं दे रही। आप कह रहे हैं आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इसके ओरिजिनल हमें दिखाएं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दे रही। तो ये क्या है? मैनेजमेंट की तरफ से लिमिटेशंस आ रही हैं। तो जब ऐसी लिमिटेशंस आती हैं, तब ऑडिटर क्या करेगा बेटा? तब ऑडिटर क्या करेगा? देखें,
When management restricts the auditor's ability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor must follow a structured escalation process in line with ISO 705 and ISO 210. अच्छा जी, ऑडिटर क्या कर सकता है? एक स्ट्रक्चर उसके पास एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे चल सकता है, उस प्रोसेस पे चल सकता है कि जब मैनेजमेंट उसको प्रॉपर काम नहीं करने दे रही या उसको प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने नहीं दे रही, उसके आगे लिमिटेशंस डाल रही है, उसको लिमिट कर रही है, तो क्या प्रोसेस है वो देखिए। सबसे पहले रिक्वेस्ट रिमूवल ऑफ द लिमिटेशन। क्या करेगा भाई? द ऑडिटर शुड फॉर्मली रिक्वेस्ट दैट मैनेजमेंट रिमूव द रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग एक्सेस टू नेसेसरी इंफॉर्मेशन, पर्सनल और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस बंदे से बात करनी है, जो एविडेंस आपको चाहिए, उसका एक्सेस आपको दे, ये आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि यार भाई हमें ऑडिट करना है, हमें बैंक रिकंसिलिएशन चेक करनी है, आप हमें पूरे साल की जो है स्टेटमेंट दें। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होगा। ठीक है, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल, डिनायल ऑफ एक्सेस टू इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और रिफ्यूजल टू अलाउ कॉन्टैक्ट विद लीगल काउंसिल। आपकी कंपनी में केस चल रहा है, ठीक है कोई, और आप चाहते हैं कि आप ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होने से पहले आप एक लीगल काउंसिल से भी मिलें, उसकी ओपिनियन मिलें। उसकी ओपिनियन जरूरी होती है, लेकिन मैनेजमेंट आपको मिलने नहीं दे रही, कह रही यार हमने बता देना केस की ये पोजीशन है। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे? ऑडिटर का हमने पहली क्लास में स्टैब्लिश किया था कि ऑडिटर का काम होता है कि किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर नहीं लेना होता, हर चीज को वेरीफाई करें। तो जब वो आपको एक लीगल काउंसिल के लिए, लीगल काउंसिल के पास जाने के लिए एक्सेस ही नहीं दे रहे, आपसे मिलवा नहीं रहे उसको, तो क्या है बेटा, लिमिटेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें मिलने दें। सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वेस्ट करना। उसके बाद देखें, एस्केलेट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं? ऑडिट कमेटी के पास जा सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा सकते हैं कि हमें जो है ऑडिट करने में मसला पेश आ रहा है, आपकी मैनेजमेंट जो है हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रही, हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रही, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं करने दे रही, हमें जिन बंदों का एक्सेस चाहिए, जिन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए, उनका एक्सेस नहीं दे रही। तो आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में आप जाएंगे सीनियर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास। If management refuses to remove the limitation, the auditor must report the issue to those charged with governance, the audit committee or board of directors. Purpose क्या होगा? Involve governance level oversight to help resolve the restrictions and ensure transparency. इनके पास जाने का मकसद क्या है? जाने का मकसद ये है कि आपका काम आसान हो। जो मैनेजमेंट आपका काम मुश्किल किए हुए है, लिमिटेशंस डाले हुए आपके ऊपर, अपना काम आसान करने के लिए आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप, आप जाएंगे सीनियर लेवल पे, बोर्ड लेवल पे। ठीक है जी, ये होगा सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप देखें, अटेम्प्ट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या होगा भाई? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। जब आपको कंपनी मैनेजमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट का एक्सेस नहीं दे रही, लेकिन आपने बैलेंसेस कंफर्म करने हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधा बैंक कंफर्मेशन लेटर भेज दें। अल्टरनेटिव तरीके इस्तेमाल करें बेटा, क्रिएटिव होना पड़ता है थोड़ा सा। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आपको बैलेंस कंफर्म करना है ईयर एंड का, अगर कंपनी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रही या ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रही, सिर्फ कॉपी दे रही है, तो आपके पास अल्टरनेटिव तरीका क्या होगा कि आप डायरेक्ट बैंक से कंफर्मेशन ले लें। ये तो हो सकता है ना। तो थोड़ा सा क्रिएटिव होने की कोशिश करें यहां पर। तीसरा स्टेप होता है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ट्राई करें। कंपनी आपको जो है सप्लायर्स का, वेंडर्स का डेटा नहीं दे रही कि किस वेंडर का कितना ड्यू है, तो डायरेक्ट आप वेंडर्स को लेटर लिख दें कि यार बैलेंस कंफर्म कर दें अपना। तो ये अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, हो सकते हैं बिल्कुल। चलिए देखें, द ऑडिटर शुड ट्राई टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू अदर मीन्स नोन एज अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। जैसे कि क्या? थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस, रिव्यूइंग पब्लिकली अवेलेबल डेटा और यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है जी, अब मैनेजमेंट आपसे कह रही है कि हमारे इस साल जो है अकाउंट्स पेबल का बैलेंस जो है वो 30 मिलियन है। ठीक है जी, तो आपको इसको वेरीफाई करना है, लेकिन आपको एविडेंस नहीं दिए जा रहे, आपको एविडेंस नहीं दिए जा रहे। तो आप क्या करेंगे भाई? पिछले साल से कंपेयर करेंगे। ये साल 2024 का है ना, तो आप 2023 का देख लें, उस साल कितना था, इसके आसपास ही होना चाहिए ना यार, इसके आसपास ही होना चाहिए। 2022 का आप देख लें, वो भी इसके आसपास होना चाहिए। तो एक लेवल मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपसे इस साल मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा 30 मिलियन का बैलेंस है और पिछले साल जो है वो 60 मिलियन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा। तो अल्टरनेट तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं, अल्टरनेट तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि यार एविडेंस आप इकट्ठा करें और फाइनेंशियल्स को आप टेस्ट करें। ठीक है जी, ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप देखें,
इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन इफ मटीरियल बट नॉट परवेसिव। अगर मामला मटीरियल है लेकिन परवेसिव, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। देखिए इसको, if alternative procedures do not resolve the issue and the matter is considered material but not pervasive, the auditor must issue a qualified opinion। ठीक है जी, एक क्वालिफाइड ओपिनियन आप दे दें। एग्जाम्पल क्या होगा, in our opinion, except for the possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion section, the financial statements are present fairly। मतलब आप एक एक्सेप्ट फॉर वाला ओपिनियन दे देंगे, जिस एरिया के आपको एविडेंस नहीं मिल रहे, जैसे कि सपोज करें कि रिसीवेबल या पेबल एरिया का आपको एविडेंस नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे भाई, आपने कोशिश कर ली, आपने मैनेजमेंट से बात कर ली, आपने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर ली, आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा के कोशिश कर लिया, लेकिन फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे भाई, उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे और उस पर क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे कि यार इस एरिया के अलावा बाकी सारी चीजें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं, उस एरिया को आप अपने नाम से हटा देंगे, आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ठीक है जी। फिफ्थ देखें, इशू अ डिस्क्लेमर और विड्रॉ इफ मटेरियल एंड परवेसिव। अगर मामला इतना बड़ा है कि आप पूरे फाइनेंशियल्स को जज नहीं कर पा रहे, मसले इतने बड़े हैं कि किसी चीज के आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अगर किसी चीज के एविडेंस नहीं मिले तो मतलब क्या है कि मामला मटेरियल भी है और परवेजिव भी है। परवेजिव मतलब इतना बड़ा है कि पूरे फाइनेंशियल ही आपके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं आप, if the limitation is both material and pervasive, meaning it undermines the reliability of the entire financial statements, the auditor must withdraw from the engagement। ठीक है जी, एंगेजमेंट छोड़ दे, आप ऑडिट छोड़ दे, नहीं करें, फायदा ही नहीं है। और क्या कर सकते हैं, इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिट कंप्लीट करें और डिस्क्लेमर इशू कर दें कि हमारे पास इतना सफिशिएंट एविडेंस था ही नहीं कि हम कोई ओपिनियन दे पाए, डिस्क्लेमर दे दें। तीसरा क्या है भाई, अच्छा सॉरी, डिस्क्लेमर के अब वर्डिंग्स देखें, डिस्क्लेमर किस तरह का होता है ये देख लें। वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं आप, या तो ऑडिट छोड़ दें, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि डिस्क्लेमर दे दें, बता दें लोगों को कि आपके पास इतना एविडेंस था ही नहीं कि आप एक ओपिनियन दे पाते। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये थी आपकी चीजें, एक छोटा सा रिकैप था जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट की। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये चीज कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को, और जी कोई क्वेश्चन है सारा इसमें तो मुझे बताएं अभी। ये जो पूरा हमने आधे घंटे की एक एक्सरसाइज की, जिसमें पूरा हमने एक ऑडिट रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरियाज हमने देखे थे। अच्छा जी।